हमने लास्ट क्लास तक सारे छोटे कॉन्सेप्ट कर लिए थे। अब हमें करने हैं बड़े क्वेश्चंस। और बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं जो कंसेप्ट क्वेश्चन है, मैंने खुद बना रखे हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आपके थोड़े कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे पहले बड़े क्वेश्चन करने से पहले, जो आपके स्टडी मटेरियल में है, ठीक है। और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन को हाथ लगाने से पहले अगर हम ये 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो कुछ क्वेश्चन मुझे स्टडी मटेरियल के करवाने ही नहीं पड़ेंगे। हालांकि मैं ट्राई करता हूं कि हर क्वेश्चन ना आपको अलग एक एग्जांपल से करवाया जाए और स्टडी मटेरियल के आप खुद करो, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब भी आप एनपीओ का क्वेश्चन करते हैं तो आपको ना सबसे पहले 5 स्टेप फॉलो करने चाहिए जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखो, मैं यहाँ पे ये स्टेप्स लिख रहा हूँ, ये स्टेप्स आप नोट कर लो एक बारी। देखो, कुछ बच्चों को ये पहले से पता है, कुछ मतलब जो 12th क्लास में पढ़े हुए हैं, एनपीओ मेरे से पढ़े हुए हैं, उनको ये स्टेप्स पता है, तो उनके लिए जो वीडियो है ना वो भी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं रहेगी। हालांकि उन्होंने अब तक जो किया है वो भी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं रहा होगा। मुझे बिलीव है कि अभी तक मैंने जो ये 12 वीडियो बनाई हैं उनको ये लगा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुके थे। इसी तरीके से ये भी, लेकिन जो पहले आप मतलब अदरवाइज कहीं से भी पढ़े हैं तो मेथड का तो चेंज आपको पता ही है कि मिलता है हर टीचर का ही। तो इसी कारण से आपको पहले मेरे वाले स्टेप्स जो है इसको फॉलो करना है, समझना है, इसी बेसिस पे आप क्वेश्चंस करना, ठीक है। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, ये 5 स्टेप हैं जिसके बेसिस पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे एनपीओ की। ये आप नोट करें और इसी के बेसिस पे ही मैं क्वेश्चन करूंगा। जैसे देखो, मेरा फर्स्ट स्टेप रहेगा कि मुझे बैलेंसेस नोट डाउन करने हैं। अब बात ये आती है कि जब मैं एनपीओ के क्वेश्चंस कर रहा हूं तो आपको पता है कि जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे नॉर्मल किसी बिजनेस की बनाते हैं, तो आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है ना, आपको पता है। लेकिन अब जब आप एनपीओ के रिकॉर्ड्स बना रहे हैं तो आपको पीएनएल की जगह क्या बनाना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट भी। लेकिन एक बात है ना, वहां पे आप ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे करते थे, इसीलिए 2 में काम चल जाता था। यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी क्योंकि आप रिसिप्ट एंड पेमेंट और एडजस्टमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ना कि ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे। हालांकि आपके स्टडी मटेरियल में एक क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस के बेसिस का भी है। अब मैं जो मैं आपको स्टेप फॉलो करने के लिए कह रहा हूँ कि ये हर बारी थोड़ी ना लगेगा, ये तब लगेगा जब रिसिप्ट एंड पेमेंट के साथ एडजस्टमेंट दे रखी हूँ। किसी क्वेश्चन में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ एडजस्टमेंट दे रखी हूँ तो उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में ये कहे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट भी होगा, कहेगा दोनों बैलेंस शीट बनाओ, ओपनिंग और क्लोजिंग भी, ये भी क्वेश्चन है, और ट्रायल बैलेंस के बेसिस वाले भी हैं। प्रॉब्लम क्या है, स्टडी मटेरियल जो है, जो इंस्टीट्यूट है, सीधी बात करूं, जो आईसीएआई है, वो करता क्या है, वो आपको कंसेप्ट के हर एक कंसेप्ट का एक क्वेश्चन देता है, मुश्किल से 2 होंगे, हर कंसेप्ट का एक क्वेश्चन देता है। वो आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं देता। प्रैक्टिस के लिए उनके आपको आरटीपी एमटीपी पुराने उठाने पड़ेंगे। स्टडी मटेरियल में कोई प्रैक्टिस का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपके कंसेप्ट को अच्छे से करने के लिए 2 क्वेश्चंस बनाए हैं, ये आप अच्छे से इसको समझें और ये खुद भी ट्राई करें, उसके बाद स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस पे आए, ठीक है। तो एक बार मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अब सुनना, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको बैलेंसेस नोट डाउन करने हैं। आपने नोट किया होगा, बैलेंसेस नोट डाउन किया, तो बैलेंसेस में क्या क्या आएगा। देखो, सबसे पहले ना आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जो डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैश का, वो लिखो। वो कहां पे जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में, 1,41,000 रुपीज। उसके बाद क्लोजिंग कैश है आपका 43,000 और बैंक बैलेंस भी है क्लोजिंग में, तो बैंक एंड कैश। तो बैंक बैलेंस है 1,62,000 और दूसरा है 43,000 रुपीज।
ठीक है। उसके बाद हम और बैलेंसेस उठाते हैं, नीचे लिखे हुए हैं एडजस्टमेंट्स में। एडजस्टमेंट के बैलेंसेस देखो, सबसे पहले ये कह रहा है कि क्लब के पास बुक्स हैं, बुक्स एसेट्स हैं, ठीक है। तो बुक्स हैं 3 लाख रुपए की और फर्नीचर है 58,000 का। तो कब का है ये? ओपनिंग है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब 1 अप्रैल 2019 को। तो हमारे पास बुक्स हैं 3 लाख रुपए की, बुक्स 3 लाख रुपए की और फर्नीचर है 58,000 का। उसके बाद सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, जिसको सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल बोलते थे ना, वो छोटे क्वेश्चन करे थे। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कहाँ आती थी? एसेट्स में। ओपनिंग वाली ओपनिंग में, क्लोजिंग वाली क्लोजिंग में। तो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ओपनिंग दे रखी है 6,000 रुपए की, और क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल आपको दे रखी है 7,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद ₹18,000 वाज ड्यू बाय वे ऑफ रेंट इन द बिगिनिंग एज वेल एज एट द एंड ऑफ द ईयर। कह रहा है कि 18,000 रुपए हमारे ड्यू है रेंट के। अच्छा एक बात बताओ, सब्सक्रिप्शन के टाइम पे आपको क्या डाउट था कि सब्सक्रिप्शन इनकम है एक्सपेंस है? आपका डेफिनेटली इनकम है। इनकम है तो उसमें ड्यू का मतलब या एरियर्स का मतलब रिसीवेबल है। रेंट में आपको डाउट नहीं रहेगा कि रेंट जो ये ड्यू है ये आपका रिसीवेबल वाला है या आउटस्टैंडिंग रेंट है, मतलब देना है या लेना है। आप रिसिप्ट एंड पेमेंट को देखें, वहां पे अगर रेंट रिसिप्ट में आ रहा है, रिसिप्ट में आ रहा है मतलब वो इनकम है। अगर पेमेंट में आ रहा है तो खर्चा है, खर्चा है तो ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग है। अगर इनकम में आ रहा है मतलब रिसिप्ट है तो इनकम है। इनकम का मतलब क्या है? एक्रूड है। एक्रूड का मतलब एसेट्स है। आप सीधा चेक करें, आप चेक कर ले, रेंट आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट वाली साइड में आ रहा है, पेमेंट वाली साइड में आ रहा है। तो इससे पता लगता है कि आपका खर्चा था, और खर्चे में ड्यू का मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग रेंट, ओपनिंग भी वही है, क्लोजिंग भी वही है। इसको आप रेंट पेबल भी बोल सकते हैं, रेंट पेबल 18,000, रेंट पेबल 18,000। मैं आपसे एक चीज और पूछूंगा, आपसे क्वेश्चन में उन्होंने पता क्या पूछ रखा है? कह रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओ उसी दिन की, मतलब किस दिन का? और उसी दिन की बैलेंस शीट। मतलब ये वर्किंग नोट है, ये आपके लिए वर्किंग नोट है, ये आप लिख सकते हो, ये वर्किंग नोट, ठीक है। क्योंकि ये रिक्वायर्ड थोड़ी ना था, ये तो आपको बनाना पड़ा जिससे आपकी ओपनिंग कैपिटल निकलेगी। वही ओपनिंग कैपिटल तो क्लोजिंग में जाएगी। आपको ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनानी पड़ रही है? क्योंकि आप ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, ट्रायल बैलेंस पे नहीं कर रहे, इसलिए आपके पास कैपिटल तो है ही नहीं, कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड निकालने के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, कह रहे हैं कि राइट ऑफ 5,000 फ्रॉम फर्नीचर एंड 30,000 फ्रॉम बुक्स। ये डेप्रिसिएशन के बारे में बोल रहा है, राइट ऑफ का मतलब। और ये डेप्रिसिएशन वाला पार्ट जो है आपका थर्ड स्टेप के अंदर आता है, ध्यान करो, थर्ड स्टेप के अंदर, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद देयर आर 100 मेंबर्स एंड ईच ऑफ हुम हैड पेड लाइफ मेंबरशिप फीस ऑफ ₹100। देखो पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ना हमारे पास 100 मेंबर्स हैं और उन्होंने लाइफ मेंबरशिप फीस ऑलरेडी पे कर दी है। पेड का मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है, गलती मत करना। और लाइफ मेंबरशिप फीस को मैंने बोला था अलग से दिखा लेना, हालांकि कैपिटल फंड में ऐड कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अलग से दिखाना। अब मैं लाइफ मेंबरशिप फीस जो है 100 मेंबर्स हैं और 100 रुपए पर मेंबर दे रहा है, तो लाइफ मेंबरशिप फीस में यहाँ पे लिखूंगा 100 × 100 10,000। ये आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, ओपनिंग बैलेंस है, इसको सेपरेट आइटम दिखा रखा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। और इंटरेस्ट ड्यू एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। अब देखो एक बात बताओ ना, इंटरेस्ट ड्यू आप इसको इंटरेस्ट पेबल बोलेंगे मतलब लाइबिलिटी, या इंटरेस्ट एक्रूड बोलेंगे मतलब एसेट्स। चेक कर लो रिसिप्ट एंड पेमेंट से इंटरेस्ट किस साइड आ रहा है। आप चेक करके देखते हैं ना तो इंटरेस्ट आपका डेबिट साइड में आ रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट के। मतलब इससे पता लगता है कि इंटरेस्ट आपकी रिसिप्ट है, मतलब इनकम है। और इनकम के केस में अगर ड्यू है तो इसका मतलब एक्रूड इंटरेस्ट है। एक्रूड इंटरेस्ट कहाँ पे जाएगा? एसेट साइड में। ₹1,000 आपका ओपनिंग है और इंटरेस्ट एक्रूड क्लोजिंग है आपका 2,000 रुपए, ठीक है। आपने सारे के सारे बैलेंसेस नोट डाउन कर लिए, ठीक है, आपके सारे बैलेंसेस नोट हो चुके। अब आप आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप आपका किस चीज का था? पढ़ो, मैं लिखवाया है जो ट्रांजैक्शन का। अब आपको ट्रांजैक्शंस देखनी है, एक एक करके स्टार्ट हो जाओ।
ट्रांजेक्शन कहाँ से पता लगेंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट की रिसिप्ट और पेमेंट में से। वो तो ओपनिंग बैलेंस था ना जो कैश का और बैंक का लिखा। अब ट्रांजेक्शन से स्टार्ट हो जाओ। तो देखो आपकी ट्रांजेक्शंस, सबसे पहले है आपकी एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस है आपकी 55,000। आपको पता है आपकी फाउंडेशन के अंदर एंट्रेंस फीस का ट्रीटमेंट क्या है? 12th वाले कंसेप्ट की बात नहीं करते, आपका एंट्रेंस फीस का ट्रीटमेंट क्या है आप इसको लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ठीक है, आपके पास कोई पहले से तो थी नहीं जो उसमें ऐड कर दूंगा, तो एंट्रेंस फीस में यहां पे लिख देता। तो एंट्रेंस फीस हमारी आ रही है 55,000 रुपीज। सेपरेट आइटम हम दिखा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि स्पेसिफिक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन देखो मैंने आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। ये ना आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अगर दे रखा है ना, ये ना इसको मैं रब कर दूंगा, इस पार्ट को समझना। रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट में रिसिप्ट्स आती हैं और यहां पे आती हैं पेमेंट्स। रिसिप्ट जो है वो दो टाइप की होती है, कैपिटल रिसिप्ट और एक होती है रिवेन्यू रिसिप्ट। आपकी कैपिटल रिसिप्ट डेफिनेटली लाइबिलिटी साइड में आएगी, जैसे एंट्रेंस फीस आपकी कैपिटल रिसिप्ट मानी गई है सीए फाउंडेशन में, तो आपने इसको कहाँ दिखाया? लाइबिलिटी साइड में। और जो रिवेन्यू रिसिप्ट होती है वो कहाँ जाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में जाती है, लेकिन सीधा सीधे नहीं, देखना पड़ेगा करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। जो करंट ईयर की है वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में चली जाएगी, बाकी प्रीवियस ईयर वाली जो है वो बैलेंस शीट में, चाहे ओपनिंग में, और न्यू ईयर जो नेक्स्ट ईयर वाली है बैलेंस शीट क्लोजिंग में। देखो ये सब्सक्रिप्शन का एग्जांपल, और सब्सक्रिप्शन मिलती आपको ज़्यादा है। जैसे इस क्वेश्चन में 220 के लिए वो सारी की सारी इनकम थोड़ी ना है, उसमें से कुछ पिछली वाली सब्सक्रिप्शन है वो एडजस्ट होगी, कुछ नेक्स्ट ईयर वाली है वो एडजस्ट होगी। तो आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट के 3 पार्ट हो जाते हैं, करंट ईयर वाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में, और जो प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर वाली वो बैलेंस शीट की ओपनिंग और क्लोजिंग में चली जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से पेमेंट भी होती है। पेमेंट भी आपकी दो टाइप की हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल पेमेंट बोल लो, और एक रेवेन्यू पेमेंट बोल लो। कैपिटल पेमेंट जो कैपिटल पेमेंट है वो जैसे आपने यहाँ पे रिसिप्ट थी तो लाइबिलिटी में दिखा दिया सेपरेट आइटम, और जो कैपिटल पेमेंट है जैसे कोई बुक्स खरीदी, फर्नीचर खरीदा, ये सारे क्या हैं? एसेट्स हैं, तो इसको एसेट साइड में दिखा दें। और जो रिवेन्यू पेमेंट है उसके फिर 3 पार्ट कर दो, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर। ये वाला तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में खर्चा दिखा देंगे, जैसे ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम दिखाई क्रेडिट साइड में, ये डेबिट में खर्चा दिखा देंगे। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट ओपनिंग में और नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट क्लोजिंग, बस ये काम करना है। मतलब आपको पता होना चाहिए, हर एक आइटम के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए कि कौन सी कैपिटल रिसिप्ट है, कौन सी कैपिटल पेमेंट है, कौन सी रिवेन्यू रिसिप्ट है, कौन सी रिवेन्यू पेमेंट है। तो अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट करना है, इसलिए ये थोड़ा सा चार्ट आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, अब मैं ट्रांजेक्शन पे आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने से पहले ये बताया है कि ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट करते क्या है। पहला स्टेप आप ऑलरेडी कर चुके हैं, बैलेंसेस का। ठीक है, देखो अब सब्सक्रिप्शन पे आते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए मुझे पता है आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रखा है, जरूरत है तो बनाओ, नहीं तो शॉर्टकट भी लगा सकते हो। हालांकि ना मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के अंदर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस तो दे ही नहीं रखी। मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 2 बना रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपकी ओपनिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है? 2 बैलेंस डी। आपकी ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है 6,000 रुपये, और जो क्लोजिंग है वो है आपकी 7,000 रुपये। ठीक है, आपको रिसीव कितनी हुई है? 2,20,000 रुपये। बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट 2,20,000 रुपये, तो 2,27,000 माइनस 6 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चली जाएगी 2,21,000 रुपये बैलेंसिंग। ये 2,21,000 रुपये मेरी इनकम में जाएगी। यही ट्रीटमेंट तो करते हो। हाँ, बस ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस नहीं गिवन तो नील है, कुछ सोचने की जरूरत थोड़ी ना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में
बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और उसके बाद डोनेशन। अब देखो डोनेशन का वही ट्रीटमेंट, आप डोनेशन को नॉर्मली कहाँ पे लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दो बस। तो डोनेशन आपका क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है ना, कहीं पे क्या नहीं रखा, तो 1,06,000 रुपये। मैं वैसे एक चीज उम्मीद ये भी करता हूँ कि जो इस तरीके से मतलब जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चा इस तरीके से करता है, आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है ऐसे समझने में, मतलब कि एक ना स्टेप्स हैं, देखो इस स्टेप्स को फॉलो करके ना आपका ना क्वेश्चन ना कहीं रहेगा भी नहीं, कहीं पे ना कोई पॉइंट मिस होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैंने आपको बोल रहा है कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं मेरे से, शायद वो वीडियो पॉज करके सारा क्वेश्चन भी कर लें फिर मैच कर लेना, मुझे विश्वास है, मतलब ऐसे बच्चे भी हैं कि जिन्होंने कर लिया होगा, ठीक है। 1,06,000 रुपये। उसके बाद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट जो आपको रिसीव हुआ है वो 4,000 रुपये का है, लेकिन 4,000 रुपये का इंटरेस्ट क्या आपकी सारी इनकम है क्या, ये कंफर्म है रिवेन्यू रिसिप्ट है। मैंने आपको क्लासिफिकेशन समझाया, इंटरेस्ट आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट नहीं है। रिवेन्यू रिसिप्ट में आपके 3 पार्ट होते हैं, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर। जहाँ पे आपको बैलेंसेस दे रखे हैं वो तो उसकी तो अकाउंट बनाओ, रिवेन्यू रिसिप्ट में आपको अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं अगर आपको पहले से बैलेंसेस गिवन हैं, नहीं है तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो। अब यहाँ पे बैलेंस है, आप चेक करके देखो, इंटरेस्ट का बैलेंस है, ओपनिंग है आपके पास, एक्रूड इंटरेस्ट, क्लोजिंग एक्रूड इंटरेस्ट, तो आप इंटरेस्ट का अकाउंट बना लो। वर्किंग नोट नंबर 3 इंटरेस्ट अकाउंट, टू बैलेंस डीडी बाय बैलेंस। आपका ओपनिंग एक्रूड इंटरेस्ट है 1,000 रुपये और क्लोजिंग है 2,000 रुपये। देखो वही ट्रीटमेंट है जो सब्सक्रिप्शन का था, वो इनकम अकाउंट है, ये भी तो इनकम अकाउंट है, वो भी आपने पैसे लेने हैं, ये भी तो आपने पैसे लेने हैं, सेम ट्रीटमेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको रिसीव कितना हुआ है, इंटरेस्ट आपको जो रिसीव हो रहा है वो 4,000 रिसीव हो रहा है, तो 4 और 2 6,000, 6,000 में से एक गया 5,000 रुपये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में चले जाएंगे। तो सब्सक्रिप्शन जो आया था वो वर्किंग नोट 2 से आया, इसकी रेफरेंस जरूर देना। इसी तरीके से बाय इंटरेस्ट वर्किंग नोट नंबर 3 से 5,000 रुपये आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट के बाद लाइफ मेंबरशिप फीस। आपको पता है कि लाइफ मेंबरशिप फीस अब आई है 9,000 रुपये, पहले से कितनी थी, पहले से 10,000 रुपये थी, 10,000 थी। लाइफ मेंबरशिप फीस, ओपनिंग बैलेंस जो पड़ा था वो पहले से 10,000 पड़ा था, एडिशन हुआ कितने का, और जो एडिशन हुआ है वो हुआ है 9,000 रुपये का, तो टोटल हो गया आपका 10 और 9 19,000, ठीक है। उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, आपको पता है स्पेसिफिक है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितना आया है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 50,000 रुपये। उसके बाद स्पोर्ट्स फंड, आपको पता है स्पोर्ट्स फंड में से स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस लेस करते हैं, चेक कर लो साथ के साथ कि स्पोर्ट्स फंड लिखते टाइम कहीं पे क्रेडिट साइड में रिसिप्ट एंड पेमेंट के एक्सपेंसेस तो नहीं है, देखो है स्पोर्ट्स फंड आपका 46,000 रुपया, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 45,000 है। एक तो मैं स्पेस ज़्यादा ले रहा है, मैं इसको डायरेक्टली 19,000 लिख रहा हूँ, ये डायरेक्टली मैं इसको 19,000 लिख रहा हूँ। आप इसको अच्छे से प्रेजेंट करना, स्पेस की दिक्कत ना हो, मैं तभी कर रहा हूँ, ठीक है। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितना था आपका 50,000, हाँ जी। उसके बाद स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स फंड आपको पता है 46,000 रुपये है, इसमें से एक्सपेंस लेस कर दो 45,000 रुपये के, तो 1,000 बच गया। मान लो आपके एक्सपेंस 50,000 के होते तो 46 में से यहाँ से सेट अप होकर 4,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में चले जाते हैं, ये आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद घास वगैरह बेची है तो बाय सेल ऑफ ग्रास, ये आपकी है 1,000 रुपये की। और उसके बाद है सेल ऑफ फर्नीचर, 3,000 रुपये जो फर्नीचर है वो कॉस्ट है उसकी 5,000 रुपये की और 3,000 रुपये में बेच दिया। देखो एक बात बताओ, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स का कंसेप्ट भी मैंने डिस्कस किया था छोटी वीडियोस के अंदर।
आपकी जो कॉस्ट है एसेट्स की वो 5,000 रुपये की और 3,000 रुपये में बेच दिया। ये नहीं कि 3,000 की इनकम हो गई, बल्कि 2,000 का लॉस हो गया। 5 वाली एसेट्स जो है 3 पे बिकी है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2,000, ठीक है, 2,000 रुपये का आपको लॉस हो गया। अच्छा, और जो फर्नीचर है आपके पास ओपनिंग पड़ा था 58,000 रुपये, फर्नीचर था 58,000 रुपये। मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉस्ट ऑफ फर्नीचर सोल्ड। 5,000 की कॉस्ट वाला गया है, गलती मत कर देना, 3 मत लेस कर देना, 5, क्योंकि कॉस्ट तो 5 है ना। 5 वाले को 3 में बेचा तो 2 का लॉस दिखा दिया, तो हमारे पास अब कितना रह गया 53 का। अभी इसका कुछ नहीं कर रहे, हमने सिर्फ ट्रांजेक्शन नोट कर दिया। उसके बाद पेमेंट साइड में जाते हैं, रेंट एंड टैक्सेस पहला पेमेंट है। अब पेमेंट है, कैपिटल पेमेंट है, रिवेन्यू पेमेंट है जी, रिवेन्यू पेमेंट है। रिवेन्यू पेमेंट में क्या इसका अकाउंट एग्जिस्ट करता है? यस करता है। देखो आउटस्टैंडिंग रेंट ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, तो अकाउंट बना दो। वर्किंग नोट नंबर 4 रेंट अकाउंट। आपका ओपनिंग बैलेंस D18 है, काम आसान हो गया, सेम अमाउंट ही निकल के आएगा वैसे तो। टू बैलेंस CD D18 आपने पे किया है 86,000 रुपीज़, मतलब 2 रिसिप्ट एंड पेमेंट। खर्चे वाले में एक्सपेंस अकाउंट किया था आपने मेरे से, तो यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट आ गया 86,000, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी 86,000 जाएगा। हालांकि आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस सेम है। तो 86,000 वर्किंग नोट नंबर 4 से, ठीक है, ये भी लिख दिया। उसके बाद सैलरी पहले बताओ, रिवेन्यू पेमेंट, कैपिटल पेमेंट। रिवेन्यू पेमेंट है, कोई अकाउंट एग्जिस्ट करता है, चेक कर लो, नहीं करता तो डायरेक्टली लिख दो सैलरी आपकी 1,09,000 रुपए की। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7,000 रुपए के, क्योंकि रिवेन्यू पेमेंट है। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, कोई इसका अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता और रिवेन्यू पेमेंट है, तो जनरल एक्सपेंसेस आपके हो गए 12,000 रुपए। जनरल एक्सपेंसेस के बाद बुक्स 31 की हैं, 31,000 रुपए की बुक्स और खरीदी हैं। पहले से कितने की पड़ी थी? 3 लाख की, पहले से 3 लाख रुपए की, और एडिशन हुआ है 31,000 का, बस यही लिख दिया मैंने और कुछ नहीं। बुक्स के बाद स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस हो चुका। इन्वेस्टमेंट 1,40,000 रुपए की हमने खरीदी है, क्या पहले से एग्जिस्ट कर रही थी? नहीं, कोई एग्जिस्ट नहीं करती थी, मतलब कोई पहले से नहीं थी, तो सीधा डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं। कितने की है? 1,40,000 की, ठीक है, साल के बीच में खरीदी है, तभी तो वो इंटरेस्ट आया। साल के बीच में कभी ना कभी खरीदी होगी वो, तभी तो डेबिट साइड में उसका इंटरेस्ट शो हो रहा है। अच्छा, अब हमने सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर ली। बताओ, हमने सेकंड स्टेप में कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी। ट्रांजेक्शन वाले में हमने बैलेंसेस नोट डाउन किए, फिर ट्रांजेक्शन्स देखी। अब डेप्रिसिएशन खुद ही क्वेश्चन में बोल रखा है कितना अमाउंट है। डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर पे 5,000 लेस करने हैं और बुक्स पे 30,000 लेस करने हैं। फर्नीचर पे 5,000 लेस करने हैं, डेप्रिसिएशन फर्नीचर के 5,000, ठीक है, और बुक्स के डेप्रिसिएशन के कितने बोल रखे हैं? 30,000। तो ये रहेगी आपकी फर्नीचर 48,000 की, और ये बुक्स रहेगी आपकी 3,01,000 रुपए की। 3 लाख की थी, 31,000 का एडिशन हुआ, 30,000 रुपए का हमने वो लेस कर दिया। ये इन्वेस्टमेंट इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो 3,01,000 रुपये आपका बैलेंस आ गया। ये दोनों बैलेंसेस जो डेप्रिसिएशन के डायरेक्टली साथ की साथ भूलना मत। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5,000 रुपये, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 30,000, ये आप कर दो और इससे आपका सरप्लस या डेफिसिट जो भी है वो निकल आएगा। और
सरप्लस किस लिए वर्ड में सरप्लस किस लिए यूज कर रहा हूँ, जैसे आपका ट्रेडिंग पीएनएल में जो प्रॉफिट जो बचता था जिसको आप नेट प्रॉफिट बोलते थे, इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे सरप्लस, और अगर कुछ कम रह जाता है जिसको लॉस बोलते थे तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे डेफिसिट। ठीक है, अब करना क्या है, आपने ना फिलहाल 3 स्टेप मेरे से कर लिए, डेप्रिसिएशन वाला भी हो चुका। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है, डेप्रिसिएशन यहाँ से लेस करो और उसको यहाँ पे दिखा दो। मैं देखो एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन अपने आप में कोई ट्रांजेक्शन थोड़ी ना हो रही है। एक्चुअल में ट्रांजेक्शन मतलब ये तो पता है क्या है, ये तो हमारा एवरी ईयर लगना है जिसमें कुछ ये नहीं है किसी से लेन देन हो रहा है, ये तो हम अपने एसेट्स की वैल्यू खुद डाउन कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने उसको डेप्रिसिएशन का एक अलग स्टेप बोला। जो आइटम आपकी रिसिप्ट एंड पेमेंट में कवर नहीं हो रही थी उसका ट्रीटमेंट हमने डेप्रिसिएशन वाले स्टेप में कर दिया। क्लियर बात। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 है मैचिंग का। देखो मैचिंग ना इस क्वेश्चन में शायद ना बने, लेकिन मैचिंग का मैं आपको मीनिंग बताया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बन जाएगा। देखो एक बात को आप समझना तरीके से, इस बात को समझिए। मुझे एक बात बताए, देखो आपके पास ना, और इंपॉर्टेंट बात है ध्यान से सुनना, आपके पास बैलेंस शीट में ना यहाँ पे कोई बैलेंस दे रखा, मान लेते हैं कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे ना ओपनिंग में 10 लाख की दे रखी है और ना क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है, फिर तो इस ओके है सारा कुछ, क्योंकि स्टेप 1 के अंदर ही आपको जो ओपनिंग बैलेंस शीट में आइटम दे रखी थी वो क्लोजिंग में दे रखी है, समस्या खत्म। लेकिन अगर मान लो आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है लेकिन क्लोजिंग नहीं दे रखा, तो सेकंड स्टेप में वो कवर हो जाएगा ट्रांजेक्शन वाले। देखो हो सकता है ना कि आपने नई और लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी हो, तो ओपनिंग वाली जितनी पड़ी थी उसमें एडिशन होकर अपने आप ही आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दिया जाएगा। मैं मैचिंग कर क्यों रहा हूँ, मैचिंग का मतलब क्या है कि ऐसी कोई आइटम जो ओपनिंग बैलेंस शीट में पड़ी है लेकिन क्लोजिंग में लिखने से रह तो नहीं गई, ऐसा आपने चेक करना है। देखो अगर कोई आइटम क्लोजिंग में लिखने से कब रह गई होगी सोच के देखो। पहले स्टेप में अगर मान लो वो कवर्ड है, मतलब जिसका ओपनिंग बैलेंस गिवन था उसका क्लोजिंग भी क्वेश्चन नहीं बता दिया, फिर तो रह ही नहीं सकती। अच्छा मान लो क्वेश्चन ने वो क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया था। दूसरी बात, हो सकता है ट्रांजेक्शन में कवर हो गई हो, जो लैंड एंड बिल्डिंग मेरे पास ओपनिंग 10 की पड़ी थी, 5 की और खरीदी है तो 15 लाख की अपने आप क्लोजिंग में लिखनी पड़ेगी मुझे, ठीक है, मतलब ट्रांजेक्शन में कवर होगी। लेकिन अगर किसी एसेट्स का, लैंड एंड बिल्डिंग का एग्जांपल ले रहा हूं ना, उसका ना ही मेरे को क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है ना ही उसकी कोई ट्रांजेक्शन हुई है, अब कहां पे कवर होगी, डेप्रिसिएशन में भी हो सकती है। हो सकता है कि जो मुझे लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख की दे रखी है उसके ऊपर कह रखा है क्वेश्चन में 5% डेप्रिसिएशन लगाओ, मतलब 10 लाख में से 5% 50,000 घटाने के बाद 950 यहाँ पे अपने आप लिख दी जाएगी, ये भी हो सकता है। मतलब अगर स्टेप 1 में कवर हुई थी तो अच्छी बात, नहीं हुई तो ट्रांजेक्शन में कवर हो जाए। हो सकता है उसकी सेल परचेज हुई, वो सेल परचेज भी नहीं हुई, ना ही उसका क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, थर्ड स्टेप भी नहीं दे रखा, मतलब डेप्रिसिएशन के बारे में भी नहीं बोल रखा। अब अपने आप को कहाँ पे कवर करनी पड़ेगी। अब ऐसे तो मैं भूल जाऊंगा, जो ओपनिंग बैलेंस पड़ा है ना ही उसका कोई क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, ना ही मुझे उसकी कोई ट्रांजेक्शन दे रखी है, ना ही मुझे उसके डेप्रिसिएशन के बारे में बता रखा है, तो मैं तो गलती कर दूंगा, मैं वो क्लोजिंग बैलेंस में लिखना तो भूल जाऊंगा। इसीलिए मैचिंग करना जरूरी है। मैचिंग का मतलब क्या है, वो बैलेंसेस जो ओपनिंग बैलेंस शीट में गिवन थे लेकिन क्लोजिंग में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में ना आने के कारण रह तो नहीं गए, चेक कर लो बस। देखो कैश लिख दिया गया, बुक्स लिख दिया गया, अच्छा बुक्स बताओ कौन से स्टेप में कवर हुई है, ट्रांजेक्शन में भी डेप्रिसिएशन में भी। ये ट्रांजेक्शन थी, ये डेप्रिसिएशन, स्टेप 2 और स्टेप 3 में। फर्नीचर स्टेप 2 में कवर हो गया, बेचा था, और स्टेप 3 में भी। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ऑलरेडी गिवन थी, एक्रूड इंटरेस्ट भी ऑलरेडी गिवन था, रेंट पेबल भी गिवन है, लाइफ मेंबरशिप फीस भी हमने कवर कर दी। कौन से स्टेप में कवर होगी, ट्रांजेक्शन में। कहीं ना कहीं सारे आइटम इस क्वेश्चन में कवर्ड हैं, अगले क्वेश्चन में नहीं होंगी, ठीक है, इसलिए बात को आप समझे। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मेरा स्टेप 4 कवर होता है क्योंकि इस क्वेश्चन में मैचिंग का कंसेप्ट नहीं लग पा रहा, ठीक है। तो अब हम आते हैं स्टेप 5 पे। स्टेप 5 क्या है, टैली कर दो। टैली का मतलब क्या है, आपने क्या करना है, बैलेंस शीट को मैच करना है। इसको कैसे करेंगे, आप सबसे पहले निकालें कैपिटल फंड ओपनिंग वाला, ये जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा इसको कहाँ लिखें, यहाँ पे कैपिटल फंड। मतलब मैं आपको बोलूँ स्टेप 5 के अंदर 3 पार्ट है, स्टेप 5 में 3 पार्ट है। पहला पार्ट कौन सा, ओपनिंग कैपिटल निकालो, उसी को वहाँ पे क्लोजिंग में लिख दो, कैपिटल फंड ओपनिंग। इसमें क्या ऐड होएगा, जैसे कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होता था ना, वैसे कैपिटल फंड में सरप्लस ऐड होगा, डेफिसिट लेस होगा। अगर डेफिसिट ऐड हो तो सरप्लस ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू सरप्लस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड,
तो जितना भी सरप्लस आया उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। अब मैं यही काम कर देता हूँ। देखो अब मैंने जैसे कैपिटल, मैंने आपको बोला है कि जो स्टेप 5 है उसके अंदर आपने सबसे पहले कैपिटल फंड निकालनी है। इस कैपिटल फंड को यहाँ पे लिख देना, वो आपका 4,78,000 आ रहा है। ये टोटल आपका मैं लिख देता हूँ 5,06,000 रुपये। और यहाँ से आपने सरप्लस निकाला 82,000 रुपीज़, जो आपका कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल फंड में। आपका टोटल कैपिटल फंड बन गया 5,60,000। अब टोटल कर दीजिए, आपका 7,03,000 रुपये और आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई। देखो आपको करना क्या है, स्टेप 1 बैलेंसेस नोट करो, स्टेप 2 ट्रांजेक्शंस करो, स्टेप 3 डेप्रिसिएशन, स्टेप 4 मैचिंग, स्टेप 5 टैली। टैली के अंदर 3 काम है, ओपनिंग कैपिटल, सरप्लस और दोनों का टोटल करो और बैलेंस शीट मैच कर दो। डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट या ट्रांजेक्शन का वो छोड़ो, मैचिंग की बात करता हूँ। मैचिंग जो है मेन, मैचिंग किस लिए थी, जो आइटम स्टेप 1 में कवर नहीं हुई, स्टेप 2 में कवर नहीं हुई, स्टेप 3 में कवर नहीं हुई, स्टेप 5 पे आने से पहले वो कवर करनी जरूरी है। मतलब स्टेप 4 है किस लिए, जो भी कोई बैलेंस शीट के आइटम पहले 3 स्टेप्स में कवर नहीं हुई उसको मैचिंग में कवर करना जरूरी है। आपके इस क्वेश्चन में हुई नहीं है लेकिन अगले में हो सकती है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन और करेंगे हम, वो या देख लेंगे, पहले हम बुक के क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे स्टडी मटेरियल के, तो उसके बाद ही हम देखेंगे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो एक आधा क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लेंगे, नहीं तो आप खुद भी कर सकते हैं वैसे तो, ठीक है। आपके वैसे जो बुक से क्वेश्चन बन रहे हैं वो पहले 3 क्वेश्चन बन गए थे। हालांकि अब मैं आपको अगर बताऊं तो मैं आपके क्वेश्चंस निकाल देता हूं एक बारी कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार आपको निकाल के बता देता हूं। हालांकि जहाँ तक मुझे ध्यान है पहले 3 क्वेश्चन बनेंगे और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसमें से सेकेंड क्वेश्चन जरूर बनेगा। थर्ड भी एक बार ट्राई कर लेना, प्रैक्टिस क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड दोनों। और इसके अलावा पहले 3 क्वेश्चन के अलावा आपका 4th क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन छोटा सा पॉइंट है बीच में, वो दिक्कत करेगा, ठीक है। और इसके अलावा शायद मैं एक बार वो देख देता हूँ कि आपका कौन सा क्वेश्चन है, 1 मिनट वेट करो। देखो आपका 1st, 2nd, 3rd और 7th इलस हो जाएगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन 2nd और 3rd हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन पे भी बात करेंगे वो जो बाकी रह गए हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं हर एक क्वेश्चन अपने आप में कंसेप्ट पड़ जाता है, इसीलिए हमें वो क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के ही डील करने पड़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप 1st, 2nd, 3rd, 7th और प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 और 3 करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे। बाय बाय।